तो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा और कल्पना कर रहा हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबके परिवार में बहुत बेहतरीन चल रहा होगा। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम महाराणा प्रताप के बारे में बात कर रहे थे, हम इंदिरा सूरज के बारे में बात कर रहे थे और किस तरीके से राणा प्रताप ने मातृभूमि के लिए अपने सर्वस्व बलिदान कर दिया, अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, लेकिन किसी भी विदेशी आक्रांता के आगे झुकना स्वीकार नहीं किया। क्या उनकी स्वाभिमानी थी, उनकी प्रत्येक निशानी हम सबके बीच छोड़कर चले गए राणा प्रताप। तो जैसा कि साथियों, अगर हम अपने पिछले में जो पढ़ा फटाफट में रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है। पिता का नाम महाराणा उदय सिंह और माता का नाम है अखीराज सोनगरा की मतलब पुत्री, जिनका नाम अपने जीवंता बाई। हम ये भी जानते हैं साथियों कि 1572 में महाराणा प्रताप का राज तिलक गोगुंदा में होता है और 1500 होली के दिन होता है। और यही हम है कि ये भी जानते हैं कि 1572 में ही अपने महाराणा उदय सिंह की भी मृत्यु होती है, वही गोगुंदा में ही होती है। महाराणा प्रताप से पहले महाराणा प्रताप के छोटे भाई जगमाल सिंह को महाराणा उदय सिंह के द्वारा अ, राजा घोषित कर दिया जाता है, लेकिन सामंतों के और जनता के कहने के बावजूद महाराणा प्रताप को या सामंतों के द्वारा महाराणा प्रताप का राज तिलक किया जाता है। तो और इसके साथ ही हमने विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी के युद्ध को भी पढ़ा। हमने 18 जून 1576 को कर्नल टॉड ने हल्दी घाटी को कर्नल टॉड ने 18 जून 1576 के इस युद्ध को हल्दी घाटी का युद्ध कहा, और यहाँ तक कि कर्नल टॉड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली और दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन भी कहा है। ये दोनों युद्ध, इसी के साथ ही आपको साथ ही मतलब कर्नल टॉड ये भी कहते हैं कि जिस प्रकार 480 ईस्वी में थर्मोपली का युद्ध होता है, उसमें स्पार्टा के शासक लियोनिदास किस तरीके से युद्ध करता है, वो उनकी वीरता किस तरीके से होती है। तो वो ये भी बात करते हैं कर्नल टॉड की यहाँ तो हर एक व्यक्ति ही लियोनिदास है और जगह जगह ही थर्मोपली है। तो साथियों, इनके साथ ही आज हम पढ़ेंगे कि जब महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल आए थे। हम उन्हीं महाराणा प्रताप की बात कर रहे हैं आज भी, ठीक है। और अब है कि राणा प्रताप को समझाने के लिए आने वाले अकबर की ओर के शिष्टमंडल, आने वाले शिष्टमंडल किन की ओर से आए थे? अकबर की ओर से। बहुत बार प्रतियोगिता परीक्षाओं ने पूछा है कौन कौन से आए थे, कितने आए थे साथियों? 4 आए थे। कितने आए थे? 4। अगर मैं पहले बात करूं तो 1572 में आया था, या हम नाम बात करें तो जलाल खां कोरची के नेतृत्व में पहला शिष्टमंडल आया। जलाल खां कोरची। और जलाल खां कोरची कब आए थे साथियों? जलाल खां कोरची आए थे 1572 में, जो ही प्रताप राणा बनते हैं उनके जस्ट बाद में। फिर दूसरा शिष्टमंडल आया था, वो आया था मान सिंह के नेतृत्व। ये मान सिंह वही है जिसने हल्दी घाटी के अभियान का नेतृत्व किया था, मान सिंह के नेतृत्व में। और मान सिंह कछवा, और ये कब आया था? ये जून 1573 में आए थे। 1573 में 3 आते हैं, 1572 में 1 आता है। फिर इसके बाद आया था भगवंत दास। भगवंत दास आया था और ये भी कछवा ही है। और भगवंत दास आए थे, वो आए थे अपने अक्टूबर में, अक्टूबर 1573। और अंतिम शिष्टमंडल आया था, वो आया था किनके नेतृत्व में? टोडरमल के नेतृत्व। आपको पता होगा, राजस्थानी भाषा पढ़ते हैं उस समय, राजस्थानी भाषा के जिस समय, आज तो राजस्थानी भाषा की लिपि देवनागरी हो गई है, या देवनागरी में ही राजस्थानी भाषा लिखी जाती है। साथियों, हम प्राचीन राजस्थानी की बात करें तो उसमें, या मध्यकालीन राजस्थानी की बात करें तो उसमें जो उनकी लिपि है हमारी राजस्थानी भाषा की, वो मुड़िया लिपि है। और ऐसा कहा जाता है कि मुड़िया लिपि का प्रतिपादन टोडरमल ने किया था। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना। टोडरमल कब आया? वो आया दिसंबर 1573। ये 4 शिष्टमंडल आते हैं। और हम पिछले एपिसोड में ये कहना भूल गए थे कि अभिषेक कहाँ हो, तो राणा प्रताप का राज्याभिषेक, राज्य प्लस अभिषेक है, राज्याभिषेक कब हुआ? गोगुंदा। कहाँ हुआ है? गोगुंदा में।
और कब हुआ 1572। होली वाला पूछ ले तो भी देख लेना कि भाई होली के अवसर पर कौन से, एक तो कभी कभार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मेवाड़ के किस महाराणा की मृत्यु होली के अवसर पर हुई या होली के त्योहार के समय हुई, तो भी महाराणा उदय सिंह है। और अगर ये पूछ ले कि कौन से राजा का राज तिलक हुआ, तो फिर महाराणा प्रताप का हुआ। तो ये साथियों अपने 4 शिष्टमंडल है। इन 4 शिष्टमंडलों ने क्या किया था, महाराणा प्रताप को ये समझाने के लिए आए थे कि अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले। राजस्थान के बहुत ही मतलब राजस्थान के बहुत सारे कवियों ने ये घटना दर्शाई है कि जिस समय मानसिंह आया था महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, उस समय राणा प्रताप ने मानसिंह जी को खूब समझाया था कि मानसिंह अगर तू यहीं रह जा, अकबर की अधीनता को छोड़ दे, मतलब अस्वीकार कर दे, अकबर के शरणागत तू अगर अकबर की शरण में जिस तरीके से गया है या अकबर की अधीनता स्वीकार की है, वो अधीनता को समाप्त कर और यहाँ रह जा, हम पूरे राजपुताने का तुझे एक छत्र क्या बना देंगे, महाराजा बना देंगे। लेकिन मानसिंह का हृदय इन शब्दों से पिघल नहीं पाया होगा, ऐसा ही हुआ, जिसके कारण तो आखिरकार ये हुआ। एक ये भी घटना बताई जाती है कि मानसिंह जी जिस समय महाराणा प्रताप से मिलने के लिए गए थे, तो रात्रि भोज की जो अवस्था मतलब व्यवस्था की गई थी अपने पिछोला झील के किनारे, तो उस समय भी इतिहासकार बताते हैं कि महाराणा स्वयं नहीं जाकर युवराज गए थे, अमर सिंह जी गए थे। उस समय भी ये घटनाएं हुई थी। अमर सिंह को मान सिंह जी ने पूछा कि भाई क्या हो गया, राणा खुद नहीं आए, तो ऐसा हो सकता है कि मान सिंह या अमर सिंह ने ऐसा बताया होगा कि तबीयत वगैरह ठीक नहीं है। तो फिर उस समय भी इन दोनों के मध्य, अमर सिंह और मान सिंह के मध्य थोड़ी सी वार्ता होती है और यहाँ मतलब अप्रसन्न होकर मान सिंह यहाँ से निकल जाता है और युद्ध की धमकी देके जाता है, ऐसी बातें आती है। इनके बाद भगवान दास जी आते हैं अपने अक्टूबर 1573 में, और फिर टोडरमल जो दिसंबर 1573 में आते हैं। 4 शिष्टमंडल भेजे जाते हैं, लेकिन चारों शिष्टमंडल असफल हो जाते हैं अपनी वार्ताओं में। एक भी महाराणा प्रताप को झुका नहीं पाता है। अब साथियों हम हल्दी घाटी युद्ध तक तो पढ़ चुके थे। अब हम हल्दी घाटी के युद्ध के बाद क्या हुआ, हमने ये भी पढ़ लिया कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की हार हुई या जीत हुई, या संशय है इतिहासकारों में, उनके बारे में भी पढ़ लिया। हम आखिरकार अगर इसका निष्कर्ष निकालें तो हम यही कहेंगे कि महाराणा प्रताप की इस युद्ध में क्या होती है, जीत होती है। अब साथियों देखिए, अब हम बात करते हैं 1578 में शाहबाज खां कौन, शाहबाज खां 1578 में मेवाड़ आता है, कुंभलगढ़ पर आक्रमण करता है, या ये कह दें कुंभलगढ़ जीत लेता है। ठीक है, 1577 में आता है ये कुंभलगढ़ और यहाँ क्या करता है, घेरा डालता है। क्या डालता है, घेरा डालता है। और अप्रैल में, कब, अप्रैल 1578 में ये क्या करता है, शाहबाज खां कुंभलगढ़ को क्या कर लेता है, दुर्ग को जीत लेता है। लेकिन जीतने से पहले महाराणा प्रताप यहाँ से निकल जाते हैं, मतलब कुंभलगढ़ दुर्ग से निकल जाते हैं, जिसके कारण जो इनका लक्ष्य था शाहबाज खां का, या तो प्रताप को मरा हुआ उनके साथ ले जाए, किनके साथ, अकबर के साथ, या बंदी बनाकर ले जाए। लेकिन महाराणा प्रताप इससे पहले कुंभलगढ़ दुर्ग से निकल गए, इसलिए भी भले ही इसने कुंभलगढ़ को दुर्ग को जीता हो, और इतिहासकार ऐसा बताते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग को इससे पहले किसी ने नहीं जीता था। एकमात्र व्यक्ति था जो कौन, शाहबाज खां, जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग को जीता था। और इसमें भी ये बताया जाता है इसने घेरा डाला था और धोखे के साथ कुंभलगढ़ दुर्ग को इसने जीत लिया था। 1578 में ये पहली बार, अप्रैल 1578 में कुंभलगढ़ दुर्ग पर अपना अधिकार कर लेता है शाहबाज खां। फिर शाहबाज खां 3 आक्रमण करता है मेवाड़ में साथियों। पहली बार डेरा डालता है वो 1577 में आता है, और उसके बाद 1578 अप्रैल 1578 में जीत लेता है। दूसरी बार आता है, वो आता है साथियों अपने 1578 के दिसंबर में। कब आता है, दिसंबर में आता है, लेकिन असफल होता है। कौन असफल होता है, अपने ये शहबाज खां। और तीसरी बार आता है, वो आता है 1579 के नवंबर में। कब आता है, नवंबर में। और ये भी क्या हो जाता है, असफल, इसमें भी वो सफलता नहीं प्राप्त करता। और इसके बाद फिर शाहबाज खां वापस मेवाड़ में नहीं आता है। तो अगर कभी कभार हो सकता है आरपीएससी पर्सन ये पूछ ही ले कि शाहबाज खां राजस्थान में या मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए कितनी बार आया, तो शाहबाज खां मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए 3 बार आता है। पहला 1577 में आकर कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों ओर घेरा डालता है, और 1578 में वो जीत सफल हो जाता है, लेकिन राणा प्रताप वहां नहीं पकड़े जाते हैं।
और दूसरी बार 1578 के दिसंबर में, और तीसरी बार आता है 1579 के नवंबर में आता है। लेकिन तीनों बार मतलब 2 बार ये असफल हो जाता है और एक बार क्या हो जाता है, कुंभलगढ़ को जीतने में सफल होता है, लेकिन प्रताप को अपने अधीनता स्वीकार करवाने में भी ये भी क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। अब साथियों हम आगे बढ़े तो इनके बाद अब आता है कि एक मेवाड़ का क्षेत्र है शेरपुर। 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व, अब्दुल रहीम खान खाना, क्या नाम है, अब्दुल रहीम खान खाना के या को शेरपुर की जागीर देता है। नेतृत्व देता है कौन, अकबर भेजता है किसे, अब्दुल रहीम खान खाना को, कब, 1580 में, और कौन से थाने का, मतलब कौन सी जागीर का, शेरपुर जागीर के, मतलब ये हम कह सकते हैं कि थाना कह सकते हैं या शेरपुर जागीर कह सकते हैं कि शेरपुर जागीर पर किसको भेजा, अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा। लेकिन साथियों जिस समय महाराणा प्रताप अपने अन्य अभियानों में व्यस्त थे, उस समय महाराणा प्रताप के बेटे कुंवर उमर सिंह, क्या नाम है, कुंवर अमर सिंह, कुंवर अमर सिंह ने क्या किया, अमर सिंह ने इतनी बहादुरी से अब्दुल रहीम खान खाना के जो थाना था, यानी कि जो वहां का जहां वो रह रहे थे खेमा था, उनके ऊपर इस तरीके से आक्रमण किया कि शेरपुर में अब्दुल रहीम खान खाना की जो स्त्रियां वगैरह थी या उनकी बेटियां वगैरह या उन जो महिलाएं थी, उन महिलाओं को बंदी बनाकर कहाँ लेके आ गए, मेवाड़, मतलब अपने अधीन ले आए। और इस घटना का जिस समय राणा प्रताप को पता चला कि अमर सिंह जी ने ऐसा कर दिया है, तो महाराणा प्रताप सम्मान सहित अब्दुल रहीम खान खाना को पत्र लिखते हैं और ये कहते हैं कि भाई हम, मेरी ओर से, मेरी सेना की ओर से या मेरे पुत्र की ओर से जो भी गलतियां हुई है उसके लिए हम आपके क्षमा प्रार्थी है कि हमारी लड़ाई धर्म के प्रति है, हमारी लड़ाई सत्य के प्रति है, हम अधर्म का साथ कभी नहीं देंगे, हम असत्य का साथ कभी नहीं देंगे। साथियों यहाँ हमें ये सोचना चाहिए कि राणा प्रताप जितने बहादुर थे, जितने वीर थे, जितने स्वाभिमानी थे, उतने भी नैतिज्ञ थे। और हम ये भी देखते हैं कि साथियों आज हम सब हिंदी साहित्य में पूरा रहीम, हिंदी साहित्य रहीम से भरा पड़ा है। यही अब्दुल रहीम खान खाना जिनका बाद में नाम हो जाता है रहीम दास, क्या नाम होता है, रहीम दास, ये वही रहीम दास है। और इनके पिता का नाम अगर आपको याद करना है तो इनका नाम है बैरम खान। ये बैरम खान अकबर के संरक्षक थे। आपने कहीं पढ़ा होगा कि जिस समय अकबर दिल्ली का बादशाह बनता है या आगरा का बादशाह बनता है उस समय हिंदुस्तान का, तो उस समय वो मात्र छोटा होता है, मतलब 11-12 वर्ष का होता है। तो बैरम खान के संरक्षक में, क्योंकि हुमायूं पहले ही मर जाता है, हम देखते हैं कि सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो अकबर छोटा होता है, तो बैरम खान उसका संरक्षक बनता है, मतलब उसकी सुरक्षा करने वाला बनता है। और इन्हीं बैरम खां का जो बेटा है जिनका नाम क्या है, अब्दुल रहीम खान खाना, और यही अब्दुल रहीम खान खाना जो बाद में रहीम दास के नाम से विख्यात होते हैं। साथियों हम बहुत सारे ऐसे दुए पढ़ते हैं इनके जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से नीति की बात की है। हम ये भी बात करते हैं, हम हमेशा पढ़ते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर जुड़े ना जुड़े तो गांठ पड़ जाए। ऐसे ही और सारी मित्रता के बारे में कहा है कि कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहु बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे तेई साचो मीत। मतलब इनकी ये पंक्तियां नैतिकता की है। मतलब तो दूसरी ओर हमें यहाँ राणा प्रताप की ओर भी सोचना चाहिए। जिस समय पराई स्त्रियों को इनके द्वारा अपहरण किया गया अमर सिंह जी के द्वारा, अमर सिंह जी को केवल महाराणा प्रताप ने, मतलब ऐसा ही नहीं हुआ कि कुछ नहीं कहा, इनके साथ अमर सिंह जी को डांट भी लगाई, फटकार भी लगी, और इसके साथ माफी भी मांगते हैं किनसे, रहीमदास जी से। तो उस समय रहीमदास जी को लगता है कि भाई ये दुनिया पूरी समाप्त हो जाएगी, ये बादशाह चला जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा प्रताप, तेरी ये देह समाप्त हो जाएगी, लेकिन तेरे विचार, तेरा अस्तित्व तो इस दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। मुझे तो लगता है कि ऐसे ही महान लोगों की प्रेरणा से अब्दुल रहीम खान खाना रहीम दास बन जाते हैं और नीति परक बातें करने लग जाते हैं। तो एक ये भी याद रखना साथियों, ठीक है। 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना को शेरपुर की जागीर दी जाती है अकबर के द्वारा, और उन्हें महाराणा प्रताप को मतलब बंदी बनाने का कहा जाता है, या तो फिर अमर सिंह द्वारा क्या कर दी जाती है, इनके
मतलब पत्नियों का क्या कर लिया जाता है, महिलाओं का अपहरण कर लिया जाता है। ये हो गया साथियों अपने किसकी बात, अमर सिंह, मतलब 1580। 1580 के बाद ये घटना है साथियों, वो घटना है अपने जुलई की। आप सबको पता होगा कि हम दिवेर के युद्ध के बारे में पढ़ते हैं, दिवेर का युद्ध। देखो एक स्थान है द्वेर, इसीलिए, और उस स्थान पर एक लड़ाई हुई थी, इसीलिए इस युद्ध को क्या कह दिया, द्वेर का युद्ध। ये कब होता है साथियों, द्वेर का युद्ध होता है जुलाई 1582 में। और इसे ही कर्नल टॉड ने क्या कहा है, मेवाड़ का मैराथन कहा है, जो मैराथन की लड़ाई 490 ईस्वी में होती है। तो ये 1582 में द्वेर का युद्ध, जुलाई 1582। अब इसमें क्या है, ये अमर सिंह लड़ते हैं। कौन, अमर सिंह, महाराणा प्रताप के पुत्र होते हैं अमर सिंह। अमर सिंह के द्वारा ये युद्ध लड़ा जाता है। और इसी में अकबर का चाचा, जिनका नाम सुल्तान, अकबर का चाचा, अकबर का चाचा, और अकबर के चाचे का नाम क्या, सुल्तान खान। नाम क्या है, सुल्तान खान। अकबर का चाचा है जिनका नाम क्या है, सुल्तान खान। और साथियों सुल्तान खान को इस तरीके से मारते हैं, उनको इस तरीके से भाला लगाया जाता है या भाला मारा जाता है अमर सिंह के द्वारा, जिससे कि सुल्तान खान के शरीर से वो भाला पार हो जाता है पूरा। और मैं कहीं पढ़ रहा था, उसमें एक ये भी बताया गया है कि जिस समय सुल्तान खान के जो अंतिम प्राण नहीं निकल रहे थे, तो महाराणा प्रताप उनसे पूछा, महाराणा प्रताप उनके पास गए और पूछा भाई हुआ क्या, मतलब प्राण क्यों नहीं निकल रहे, वो तड़फ रहे थे। तो उस समय सुल्तान खान ने कहा कि भाई मुझे वो सूरवीर चाहिए जिसने मुझे भाला मारा है। तो महाराणा प्रताप ने, हो सकता है वहां बताया जाता है कोई आसपास में कोई सैनिक था, उस सैनिक को बुलाया गया और कहा गया कि यही था। तो सुल्तान खान ने कहा कि इस सैनिक में या इसकी आंखों में वो तेज नहीं है कि जो मुझे इतना ये भाला चला सकता हो। तो फिर आखिरकार महाराणा प्रताप अमर सिंह को उनके सामने पेश करते हैं और वो स्वीकार करता है कि ये राणा प्रताप, तू भी शूरवीर है और तेरा पुत्र तेरे से भी ज्यादा शूरवीर है, तेरे से भी ज्यादा बहादुर है। और फिर उनके प्राण नहीं निकल रहे थे, तो महाराणा प्रताप ने कहा अमर सिंह जी को कि इसका भाला वापस निकाल दिया जाए, ताकि इन भाले के निकलने के साथ ही इनके प्राणों की क्या हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। तो ऐसा बताया जाता है कि फिर अमर सिंह ने भी अपने दोनों पैरों को देकर उसकी छाती के ऊपर भाले को बाहर निकाला था। तो किस प्रकार की वीरता और किस प्रकार की बहादुरी दोनों बाप और बेटों में दिखाई जाती है। हमें तो यही साथियों, हम आज इतिहास में यही पढ़ते हैं कि कन्हैयालाल सेठिया है, वे गीत पीथल और पाथल की रचना लिखकर चले गए, और उसमें ये बताया गया है कि अमर सिंह है जो एक बिलाव आता है और वो जंगल से रोटी ले जाता है, अमर सिंह के हाथ से छीन कर रोटी ले जाता है, और अमर सिंह रोने लग जाते हैं। जैसे कि आप सबने अब उन गीतों को बहुत बेहतरीन तरीके से सुना ही होगा, जिसमें पृथ्वीराज अपने राठौड़ का भी जिक्र होता है, जो महाराणा प्रताप के बहुत बड़े भक्त थे, बीकानेर से संबंधित संबंध रखते हैं वे भी। आप सबने सुना होगा कि पृथ्वीराज राठौड़ बहुत बेहतरीन तरीके से कहते हैं कि कन्हैयालाल सेठिया जिक्र करते हैं कि एक बार राणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश हो जाते हैं, और वे अकबर को पत्र भी लिखते हैं, मेवाड़ राज सिंह की मोहर देखते हैं, तो पृथ्वीराज राठौड़ वापस उन्हें पत्र लिखता है कि हे राणा प्रताप, हमने तो सुना है कि क्या ये जो हाथी है वो कुत्तों के बीच में रहना लग गया, शेर क्या अब मतलब बकरियों के झुंड में रहेगा। तो ऐसी-ऐसी बातें, या ये सूर्य है वो हमेशा बादलों की ओटों में छुप जाएगा क्या? राणा प्रताप वापस स्वाभिमान के साथ जवाब देते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, कि सूर्य बादलों में इतनी औकात नहीं कि सूर्य के तेज या प्रकाश को रोक सकें। और ऐसा भी अभी नहीं हुआ है कि ये जो तलवार है वो हमेशा म्यान में रहेगी। विश्वास दिलाता हूँ राठौड़ कि ये जो तलवार है वो हमेशा दुश्मनों की छातियों में ही अपना निवास करेगी या वहीं रहेगी। तो कहने का मतलब है ये भी घटनाएँ, और दूसरी ओर ये भी बताया जाता है, तो हमें ये लगता है कि जिस तरीके से एक पिता शूरवीर है, उसी प्रकार एक शूरवीर पिता का पुत्र भी बहुत बहादुरी से। और हम ये भी पढ़ते हैं कि 1900 माफ कीजिए अपने 1615 में जो मुगल मेवाड़ संधि होती है, उसमें भी युवराज करण सिंह के दबाव के कारण विवश हो जाते हैं। और हम ये भी पढ़ते हैं कि उसी संधि के कारण ही कहीं न कहीं 1620 को महाराणा अमर सिंह को मतलब अपने प्राण पखेरु उड़ाने पड़ते हैं। मतलब घटनाएँ यही है। जैसा हम पढ़ते हैं कि 1562 के न माफ कीजिए अपने 1962 के भारत-चीन युद्ध ने इतना आघात पहुँचाया देश के पहले प्रधानमंत्री को कि 1964
कि 27 मई को आखिरकार उनके प्राणों की आहुति हो गई, यानी कि उनके प्राण समाप्ति हो गए या प्राण पखेरु उड़ भी गए। तो ये साथियों, तो दिवेर का युद्ध जुलाई 1582 में अमर सिंह ने किनको मारा था, तो भाला चलाया था किनके, अकबर का चाचा था जिनका नाम क्या था, सुल्तान खां। और सुल्तान खां को एक ही भाले की वार से क्या कर दिया था, भाला उनके शरीर से बाहर निकाल दिया था, और जिससे कि सुल्तान खां की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब दिवेर का युद्ध कब हुआ, जुलाई 1582, और दिवेर को कर्नल टॉड ने क्या कहा है, मैराथन कहा है, मेवाड़ का मैराथन। ये मैराथन लिखा है, कहीं मैराथन लिखा है, जो भी है साथियों, तो ये अपने दिवेर से संबंधित ने। अब देखिए साथियों, 1585 के बाद मेवाड़ पर आक्रमण होने बंद हो गए, आक्रमण होने बंद हो गए, ठीक है। और अकबर मेवाड़ पर आक्रमण करना बंद कर देता है 1585 से, क्योंकि वो लगातार प्रयास करता है लेकिन उसे कोई किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती है, इसलिए 1585 के बाद लगातार 1597 तक आक्रमण नहीं होते, और उसके बाद पुनः आक्रमण होने शुरू होते हैं, क्योंकि 1597 में राणा प्रताप का क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। तो एक 1585 वाला याद रखना, 1585 के बाद मेवाड़ पर कोई आक्रमण मुगलों की ओर से नहीं होता है, लेकिन इस समय, जिस समय मुगल मेवाड़ की ओर आक्रमण नहीं कर रहे थे, उस समय मुगलों के द्वारा जितने भी महाराणा प्रताप के क्षेत्रों को जीता हुआ था, उन सभी क्षेत्रों पर राणा प्रताप ने लगभग पुनः उनके ऊपर अधिकार कर लिया। एक चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़, दो रियासतों को छोड़ दिया, एक चित्तौड़ याद रखना और एक मांडलगढ़ याद रखना। बाकी सभी में क्या होता है, महाराणा प्रताप सभी के ऊपर अपना कब्जा कर लेते हैं, यहाँ तक कि हल्दी घाटी की पहाड़ियों पर, या जो वहां की जितनी भी पहाड़ियां, उनके ऊपर भी राणा प्रताप का क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से कब्जा हो जाता है। दो चीज याद रखना आप, एक तो चित्तौड़ नहीं था सम्मिलित इसमें, चित्तौड़ को नहीं ले पाए, चित्तौड़, और ये कौन सा है, चित्तौड़ और मांडलगढ़, ये दो नहीं जीत पाए थे, बाकी सबको जीत लिया था। और अब या ये भी पूछ ले, दिवेर के युद्ध के समय महाराणा प्रताप की जो राजधानी कहाँ थी, हो सकता पूछा जाए तो फिर चावंडी है इनकी राजधानी, ये भी थोड़ा सा याद रखना। हम ये पढ़ते हैं कि 1576 के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी को चावंड बना ही लिया था, और वहीं पर रहे थे राणा प्रताप। अब देखिए साथियों, 19 जनवरी को, कब, 19 जनवरी 1597 को राणा प्रताप का निधन, राणा प्रताप का क्या हो जाता है, निधन। कब होता है राणा प्रताप का निधन, 19 जनवरी 1597। और निधन में ऐसा कहा जाता है कि कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि शिकार कर रहे थे किसी जंगली पशु का, और कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि वे अपने युद्धाभ्यास कर रहे थे, और युद्धाभ्यास के दौरान जो ही वे प्रत्यंचा टूट गई या जो भी हुआ, और उनके पीछे शरीर का अपने पीछे साइड में या पिछले हिस्से पर घाव लगा, और वो घाव पूर्ण ठीक ही नहीं हुआ, और आखिरकार वो घाव महाराणा प्रताप को हमेशा हमेशा के लिए लेकर ही चला गया। एक बात ये भी बताई जाती है साथियों, जिस समय महाराणा प्रताप अपने अंतिम, महाराणा प्रताप के मृत्यु नहीं हो रही थी उस समय, मतलब निधन, प्राण पखेरु उड़ नहीं रहे थे उस समय, लोगों ने, उनके जो सेनापति है और या उनके मंत्रिमंडल है या उनके गुरु वगैरह जो भी उनके साथ में थे, उन्होंने पूछा कि भाई राणा जी ऐसी क्या बात है कि आप नहीं, तो फिर राणा जी को ये लग रहा था कि भाई अमर सिंह कमजोर है, अमर सिंह जीत नहीं पाएगा, मेवाड़ को चित्तौड़ को पुनः नहीं जीतेगा, ये मुगलों से संधि कर लेगा या अधीनता स्वीकार कर लेगा। तो फिर आखिरकार ऐसा कहा जाता है कि अमर सिंह को, राणा प्रताप को विश्वास दिलाया जाता है अमर सिंह जी से कि नहीं, मैं आपके पद चिन्हों पर चलूंगा, और जब तक राजगद्दी पर रहूंगा या राज करूंगा तो मैं मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। और हो सकता है कि इनकी यही बातों को लेकर अपने 1597 की बातें याद आई होगी, जिसके कारण उनका हमेशा 1615 के बाद स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा। तो ये भी थोड़ी सी बात साथियों याद करना, इसमें ये तो कहानियां हैं, बातें हैं कही गई, लेकिन वास्तविक यही है कि निधन कब होता है, तो अपने 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप का क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। जो ही महाराणा प्रताप का निधन होता है तो उसके बाद पुनः मेवाड़ पर आक्रमण शुरू हो जाते हैं अकबर की ओर से। हम ये जानते हैं कि अकबर का निधन होता है 1605 में, मतलब महाराणा प्रताप। और एक ये भी है साथियों, अगर कोई हिंदुस्तान का अगर इतना बड़ा कोई शत्रु है कि जो महाराणा प्रताप को हमेशा, एक बार जिस समय महाराणा प्रताप के मृत्यु की सूचना या निधन की सूचना अकबर से जाती है, तो अकबर ये स्वीकार ही नहीं कर पाता है कि वो मर गया हो, यानी कि वो जिसकी हत्या हो चुकी हो, या जो जो खत्म हो चुका हो, या जो ये कहें कि जिनका निधन हो गया हो। लेकिन आखिरकार स्वयं ऐसा बताया जाता है कि अकबर की खुद की आंखों में आंसू आ जाता है कि ऐसा सूरवीर तो पैदा होना
बड़ा मतलब मुश्किल है, मुमकिन ही है। और हम भी देखते हैं कि इतिहास में ऐसे बहुत कम होते हैं या ऐसे बहुत कम व्यक्तियों के किस्से हमें सुनाई देते हैं या हमें पढ़ने का मौका मिलता है कि जो इनकी तरह बहादुरी से लड़ते हैं। अब साथियों हम ये इन बातों को करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, इन सब के बारे में देखते हैं तो हम ये भी पढ़ते हैं कि किस प्रकार राणा प्रताप की सेना के जवान ही तो क्या मतलब सैनिक ही तो क्या इनके साथ ही हाथी भी बड़े जबरदस्त तरीके से लड़ते हैं और इनके बारे में अबुल फजल बहुत बेहतरीन तरीके से लिखता है अपने अकबरनामा में या आईने अकबरी में। क्या लिखता है उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। इससे पहले साथियों एक ये भी बात हमें याद रखनी है कि 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु किस जगह पे हुई। तो ये जगह भी याद रखना, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि चावंड है राजधानी क्षेत्र और चावंड के पास एक बारडोली क्षेत्र है, पांडोली। बारडोली में महाराणा प्रताप का क्या होता है, अंतिम संस्कार होता है। तो महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर बनी हुई है, बारडोली में बनी हुई है। ठीक है साथियों, बारडोली में इनका निधन होता है और बारडोली में इनका क्या किया जाए, अग्निदाह किया जाता है, यानी कि अंतिम संस्कार किया जाता है। अब अबुल फजल कहते हैं, क्या कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि हल्दी घाटी के युद्ध में जिस प्रकार से सैनिक लड़ रहे थे तो उन्होंने अपनी जान को सस्ता कर दिया और अपनी इज्जत को महंगी कर दी, ये लग रहा था। और अबुल फजल ये भी लिखते हैं आईने अकबरी में, अबुल फजल लिखता है कि किस तरीके से सेना के सैनिक ही नहीं लेकिन हाथी भी इस तरीके से लड़ रहे थे, मानो वे भी मानव की तरह अपने स्वाभिमान की क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, अपने स्वामी की ओर से लड़ रहे हैं। इतनी महान मतलब पशुओं के बारे में भी उन्होंने अपनी बातें की है। हालाँकि हमने पहले ये भी पढ़ा है कि अमर काव्य वंशावली में अपने रणछोड़ भट्ट किस तरीके से बताते हैं, चेतक हाथी के ऊपर चढ़ जाता है जो मानसिंह का मर्दाना हाथी होता है। इनके साथ ही इनमें हाथियों का भी जिक्र किया जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया, एक तो लूणा है जो राणा प्रताप का है और एक राम प्रसाद है, जिसे राम प्रसाद को तो बाद में कौन लेके चला जाता है, राम प्रसाद को अकबर लेके चला जाता है और इसका नाम पीर प्रसाद कर लेता है। ये भी स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए हमेशा के लिए चला जाता है। ये तो है राणा प्रताप की ओर से। अब मुगल सेना के हाथी कौन-कौन से हैं वो भी थोड़े से देख लें, मुगलों के हाथी यानी कि अकबर के। तो इसमें एक गजराज है साथियों, एक गजमुक्त है जिसका हमने जिक्र पहले भी किया है, गजराज है, एक गजमुक्त है और इनके साथ ये रणमदार। ये 3 हाथी किसके हैं? ये तीनों हाथियों के नाम हैं। किनके नाम हैं? हाथियों के नाम। अगर पूछ ले कि ये कौन है तो हाथियों के नाम है और ये किन की ओर से थे, ये मुगल सेना की ओर से तीनों हाथी, गजराज, गजमुख और रणमदार। तो ये भी थोड़े से साथ में क्या करें साथियों, याद करें। अब देखिए साथियों हम बात कर रहे थे कि राणा प्रताप केवल बहादुरी की बात ही नहीं है, राणा प्रताप में केवल वीर ही नहीं थे, स्वामी भक्ति ही नहीं थे। हम ये भी करते हैं कि आज राणा प्रताप को युद्ध तो बहुत सारे व्यक्तियों ने किया है, युद्ध तो बहुत सारे लोगों ने किया, हम बहुत सारों का पढ़ते हैं। हम ये भी पढ़ते हैं कि महाराणा प्रताप राव चंद्रसेन की नीति पर चल रहे थे, तो राव चंद्रसेन से भी ज़्यादा राणा प्रताप का नाम लिया जाता है। इनसे पहले भी इनकी पीढ़ियों ने जैसे कि महाराणा उदय सिंह ने भी लड़ाइयाँ की थी, बप्पा रावल ने भी लड़ाइयाँ की थी, कुंभा ने भी लड़ाइयाँ की थी, सांगा ने, रायमल ने, इन सब ने लगातार आक्रमण ही आक्रमण किए थे। उसके बावजूद भी महाराणा प्रताप इतने अग्रिम या श्रेष्ठ क्यों माने जाते हैं या राजपूताने में समस्त शासकों में सबसे श्रेष्ठ या सबसे पहले या सर्वाधिक लोकप्रिय होने का कारण क्या है? सर्वाधिक लोकप्रिय होने का एक ही कारण है साथियों, वो कारण है कि उन्होंने अपनी नैतिकता को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी स्वामी भक्ति को नहीं छोड़ा, उन्होंने सरलता के मार्ग को नहीं अपनाया, उन्होंने कठिनता और संघर्ष भरे वातावरण को अपनाया, मार्ग को अपनाया। वे जीवन भर कष्टों का सामना करते रहे, वे जीवन भर ये काम करते रहे कि हमें अपनी मातृभूमि को किस तरीके से बचानी है। साथियों जिस प्रकार 1568 में मुगल सेना मतलब अकबर की ओर से होने वाला जो तीसरा शाखा था चित्तौड़ का, उसमें अकबर ने कितना मतलब ये कह सकते हैं कि नीचता का परिचय दिया अपना। और हम ये भी कहते हैं कि अकबर के जीवन का सबसे ज्यादा या सबसे खतरनाक कुकृत्य अगर किसी को कहा जाए तो वो कुकृत्य ही कौन सा है साथियों, वो कुकृत्य ही 1568 का चित्तौड़ का तीसरा शाखा है। लगभग 30 से 50,000 लोगों को उसने कत्लेआम करवा दिया, न महिलाओं को छोड़ा उन्होंने, न वृद्धों को छोड़ा, न युवाओं को छोड़ा, न मतलब छोटे बच्चों को छोड़ा, हालांकि युवा तो केसरिया करके पहले ही चले गए थे। इसी के संदर्भ में साथियों दुर्सा जी आडा राजस्थानी के बहुत बेहतरीन कवि है, वे अकबर को चेतावनी देते हुए या अकबर को ये कहते हैं, अकबर को बहुत कुछ समझाते हैं
और राणा प्रताप की प्रशंसा अपने इस छंद के माध्यम से करते हैं कि अकबर पत्थर अनेक कही भूपत भेड़ा किया, हाथ न लागो एक पारस राण प्रताप सी। क्या लिखा है कि पत्थर अनेक अकबर पत्थर अनेक कई भूपत भेड़ा किया। मतलब है कि हे अकबर, तूने भूपत के मतलब होता राजा। हे अकबर, तुमने बहुत सारे राजाओं को इकट्ठा कर लिया, लेकिन वो सब पत्थर है, सब उनका कोई मूल्य नहीं है, सब मूल्यहीन है। लेकिन असली पारस राण मतलब असली जो पारस है या असली जो राणा एक ही था प्रताप, जिसे तू कभी भी क्या नहीं कर पाया कि अपने अधीनता में या अपनी अधीनता स्वीकार नहीं कर पाया उसे, मतलब है कि तू उसे अपने नीचे झुका नहीं सका। तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि राणा प्रताप के बारे में तो कवियों की क्या-क्या लेखनी चली होगी और जितने भी कवि हुए उन्होंने क्या बेहतरीन लिखा होगा। तो साथियों, आप सबकी ओर से और मेरी ओर से भी राणा प्रताप के चरणों में कोटि-कोटि वंदन। आज इतना ही। हम अपने इसके बारे में या मेवाड़ के इतिहास को हम लगातार आगे चलाते रहेंगे। राणा प्रताप के बारे में तो आज हम जितना बात कर पाएँ उतनी कर ली है। विश्वास दिलाता हूँ साथियों, बहुत ही जल्द हम अपने अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, मस्त रहें।